at axial point of circular loop. इसको बंद कर रहा हूँ. At axial point of circular loop. आप यही पढ़ रहे थे. मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ लिया है वायर का. अगर कोई लॉन्ग वायर है या वायर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या था, एक बार पढ़ो. μ0/4π I/d और साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा. दूसरा एक आपने और पढ़ा था जिसमें सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था. तो उसमें था μ0/4π I/ रेडियस और इनटू एंगल. अब अगर एक टर्न है तो 2π जितना एंगल होगा इनटू थीटा कर देंगे. ये आपने पढ़ लिया था और इसका भी डेरिवेशन हो गया है. एक बार ऐसे ही फिगर बना के दिखाते हैं. देखो आपने ये पढ़ा कि अगर कोई ये रिंग है और इसमें नंबर ऑफ टर्न मान लो n दिया है, करंट इसमें I फ्लो कर रहा है. तो जब डायरेक्शन की बात आएगी तो ये ज़रूर देखना होगा कि इसमें करंट कैसे फ़्लो कर रहा है. अब अगर इसमें करंट कैसे फ़्लो कर रहा है, मान लो कि हमने करंट का ये डायरेक्शन ले लिया. अब अगर ये डायरेक्शन ले लिया और इसका रेडियस r है, नंबर ऑफ टर्न. देखो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि कुल कितने टर्न हैं, क्योंकि हम लूप का तो लेंथ इतना ही रखेंगे और हम जितना ज़्यादा तार लपेटेंगे, जितना ज़्यादा टर्न हम बढ़ाते जाएंगे, उसी के हिसाब से सारी वैल्यू इसकी लगातार बढ़ती जाएगी. तो मैंने जंक्शन लिया कि नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N है. नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N है. तो बच्चों इसका जो लूप का एरिया है वो πr² होगा और इसमें जो करंट फ़्लो कर रही है उस करंट की वैल्यू भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा कि इसमें कितनी करंट फ़्लो कर रही है. हमने माना कि जो करंट है इसमें I फ़्लो कर रही है. अब करंट I है और नंबर ऑफ टर्न कितना है, कैपिटल N, और इसका रेडियस है कैपिटल R. अब इसमें अगर इस तरह से करंट फ़्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा उसको देख सकते हैं आप. अब मैं इधर खड़ा हो गया और हमारे सामने ये रिंग है और उसमें करंट कैसे फ़्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज. कैसे फ़्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज. करंट का डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ़्लो कर रही है तो राइट हैंड थंब रूल से अपने चारों उंगली को ऐसे मोड़ो, जिधर करंट फ़्लो कर रही है उधर ही मोड़ लो. अब इधर मैंने मोड़ा तो जो मेरा अंगूठा है किधर है, बाहर की तरफ है. तो बस जिधर अंगूठा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो अंगूठे के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा. अब करंट का डायरेक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है. जब भी सवाल लगाएं तो ये ज़रूर देखें कि लूप कैसा है, ये जो लाइन खींची है वो कैसी है. जैसे ये लाइन देखो, इसको दबाया है ना इस वाले फेस को, और इधर खुला हुआ है. तो खुला हुआ है तो ऊपर की ओर है और जो दबा है तो दबा हरदम जो ही भी दबा होगा वो तो नीचे ही होगा. तो दबा माने नीचे की तरफ है. अब इसके बाद इसमें ऐसे करंट फ़्लो कर रही है. अब करंट ऐसे फ़्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है. और अगर करंट मान लो कि क्लॉकवाइज फ़्लो करता तब मैग्नेटिक फील्ड फिर अंदर की तरफ हो जाता. एंटी क्लॉकवाइज फ़्लो करे तो बाहर की तरफ और क्लॉकवाइज फ़्लो करे तो अंदर की तरफ. ऐसे भी हम डायरेक्शन को तुरंत समझ लें. तो अब बच्चों यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है
इस जगह मान लो यहाँ पे हमें निकालना है, इस जगह निकालना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इधर की तरफ होगा, बी इधर की तरफ होगा, बी का डायरेक्शन हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आपने निकाला है, और ये डिपेंड करेगा कि ये पॉइंट कितना दूरी पे है, और ये पॉइंट कितना दूरी पे, जैसे आप पोटेंशियल पढ़ते थे तो पोटेंशियल में पढ़ते थे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, मतलब सारे चार्ज अगर बराबर दूरी पे हैं तो चार्ज कितने दूरी पे हैं, वो वैसे ही अगर आप यहाँ का कोई भी एलिमेंट ले लो, इस लूप में कोई भी एलिमेंट आप कहीं से कहीं का भी ले लो, और जहाँ पे फील्ड पूछा है उसे देखो कि जो मैंने एलिमेंट लिया है, कहीं भी लिया है, और जहाँ पे पूछा है वो कितना दूरी पे है। अब जहाँ पे पूछा है बच्चों ये यहाँ पे है, अब ये कितनी दूरी पे है, आप कहीं का एलिमेंट ले लो, किसी भी जगह का एलिमेंट ले लो, वो सभी बराबर दूरी पे होगा। और अगर बराबर दूरी पे है तो ये डिस्टेंस स्मॉल आर सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया। हमने कहा था कि अगर मान लो कि हम एक्सिस से वो लोकेशन जाने, सेंटर से एक्सिस पर जाने कि सेंटर से कितनी दूरी पर है वो पॉइंट जहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, तो एक्स है, इसका रेडियस आर है, तो हम यहाँ पे स्मॉल आर को अगर ज़रूरत पड़े तो एक्स और आर में लिख सकते हैं। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ये इधर है, अब इधर है तो इस बी का मान क्या है, तो बी का मान क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, मैंने लिखा था 2m अपान आर क्यूब, कल मैंने यही पढ़ा था। तो b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपान आर क्यूब है, और इसमें जो m है वो मैग्नेटिक मोमेंट है। m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट है, अगर इस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाली जाए तो क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फार्मूला कल पढ़ा था और वो लिखा था इफेक्टिव करंट इनटू एरिया ऑफ क्लोज लूप। क्या पढ़ा था, इफेक्टिव करंट इनटू एरिया ऑफ क्लोज लूप। अब इफेक्टिव करंट कितनी है, अगर यहाँ पे एक टर्न है तो आई है, 2 टर्न है तो 2i है, अब कुल कितने टर्न है n। तो बच्चों इफेक्टिव करंट अगर हमें लिखना है, यहाँ पे एक बार फार्मूला लिख लेते हैं तब लिखें, हाँ एक बार फार्मूला लिख लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं, ये होता है इफेक्टिव करंट। जो मैंने यूज़ किया है, जो वर्ड यूज़ किया है इसमें वो लिख रहा हूँ, इफेक्टिव करंट, इफेक्टिव करंट, इफेक्टिव करंट इनटू एरिया ऑफ लूप हमेशा कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, एरिया ऑफ क्लोज्ड लूप। बच्चों ये फार्मूला है, कल हम लोगों ने इसे पढ़ा था। अब ये इफेक्टिव करंट अगर एक लूप होता तो आई, और n लूप है तो n आई, और एरिया ऑफ क्लोज्ड लूप कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। तो इसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, Ni इंटू पाई आर स्क्वायर, ये m है। और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपान आर क्यूब। इतनी बात समझ में आया। इसका मतलब ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ये मैग्नेट कैसा मैग्नेट है, ये मैग्नेट ऐसा मैग्नेट है जो करंट की वजह से आया, ऐसा मैग्नेट बना है जो इलेक्ट्रिक करंट से आया। तो जब इलेक्ट्रिक करंट से बनने वाला मैग्नेट है तो इसका नाम फिर प्योर मैग्नेट हम थोड़ी बोलेंगे, इसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो जिस मैग्नेट से आया वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा है। तो हम लोगों का जो इस समय का सिलेबस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का है, कि हम मैग्नेट बना रहे हैं, करंट से बना रहे हैं, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ रहे हैं।
और ये बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो गया। इसी जैसा हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसी जैसा एक ये भी मैग्नेट है, ये क्लासिकल मैग्नेट है जो बहुत दिनों से अर्थ में दबा हुआ है, जिसके इलेक्ट्रॉन किसी वजह से उसकी दशा खराब हो गया मटेरियल का, या जो भी कंडीशन थी एक्सटर्नल, उसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो गए, सारे जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो गए तो ये भी मैग्नेट बन गया। तो मैग्नेट तो कोई भी बन जाए, कोई भी मटेरियल मैग्नेट बन जाए, बस उसके लिए क्या ज़रूरी है, सारे इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाए, और जब तक वो एक डायरेक्शन में रहेगा तब तक वो मैग्नेट बना रहेगा। अब सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ होंगे कैसे, एक तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, तभी होंगे जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगा हो, कोई प्रेशर लगा हो, कोई उसका अपना प्रेशर लगा हो, तो इसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो सकते हैं। तो बच्चों जब सब एक तरफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये भी मैग्नेट बन जाएगा। अब इसमें करंट वरेंट की ज़रूरत नहीं है। इस मैग्नेट को हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट। जैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वैसे ये क्या हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा। और परमानेंट मैग्नेट अगर है तो यहाँ पे प्लस चार्ज होगा मैग्नेटिक, और यहाँ पे माइनस चार्ज होगा मैग्नेटिक, और ये दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो L होगा, और इस माइनस से प्लस की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब ये बच्चों स्मॉल एम है, कंफ्यूज नहीं होना, स्मॉल एम है, यहाँ कैपिटल एम है, उसको आँख खोल के सही से देख लो कि कौन क्या है। अब ये स्मॉल एम क्या है? मैग्नेटिक चार्ज है, और कैपिटल एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। बैठा लो जी, थोड़ा से जाओ, इधर उधर कहीं जगह ये दिख नहीं रहा है, सब बैठो जल्दी से। ये आदत है क्लास डिस्टर्ब करने की। हाँ, कुछ लोगों का आदत होता है कि डिस्टर्बेंस करेंगे ज़रूर। अब इसमें देखो कैपिटल एम है, यहाँ पे कैपिटल एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट। कैपिटल एम माने मैग्नेटिक मोमेंट। और ये कैपिटल एम कैसे आया? स्मॉल एम इंटू एल। स्मॉल एम क्या है बच्चों? स्मॉल एम को हम लोग कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल एम को क्या कहते हैं? पोल स्ट्रेंथ। कि पोल स्ट्रेंथ कितनी है, और इसी पोल स्ट्रेंथ का दूसरा नाम है मैग्नेटिक चार्ज। ये मैग्नेटिक चार्ज है। तो पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज भी आप कह सकते हो। और इस मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू है वो मैग्नेटिक चार्ज इनटू लेंथ, मैग्नेटिक चार्ज इनटू लेंथ है ये। अब देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट है इस जगह, यहाँ पे बच्चों, और ये दूरी है, यहाँ से कुछ दूरी है, यहाँ से लेते हैं ये। देखो मैंने डिस्टेंस कहाँ से लिया है? इसके सेंटर से इस पॉइंट तक, और ये दूरी कितनी है? स्मॉल आर। अब ये पॉइंट जहाँ पे हमने लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ, आप इस पॉइंट को देख के बताओ कि ये एक्सियल पॉइंट है कि नहीं है ना? एक्सियल पॉइंट, अगर एक्सियल पॉइंट है तो इस मैग्नेट के कारण, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम है, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि एक्सियल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? पैरेलल होगा, एक डायरेक्शन में होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल, एक लाइन में होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू लिखा जाएगा B, तो इस B का मान भी क्या होगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई
2m/r³। तो देखो ये भी मैग्नेट है और वो भी मैग्नेट है। अंतर क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये क्लासिकल मैग्नेट है। इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट है और इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट करंट और एरिया से आया और इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक चार्ज और लेंथ से आया। दो तरह के मैग्नेट है, दो तरह की कहानी है, दो तरह की बातें हैं। और इसको अगर हम पैरेलल करके देखें, आपने कहीं और पढ़ा है, उससे पैरेलल करके देखें तो आपने ऐसा पढ़ा है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, इधर की तरफ डाइपोल मोमेंट है P इधर की तरफ, और ये डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है Q इंटू L, और ये इसके बीच का सेपरेशन क्या है, L है, और ये चार्ज यहाँ पे Q है। ये डाइपोल मोमेंट हो गया। जैसे ये वाला है वैसे वो वाला है, मैग्नेटिक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला केस आपने पढ़ा है, उसी के बिल्कुल पैरेलल सब कुछ चल रहा है। अब यहाँ से हमें कुछ दूरी पर, मतलब यहाँ से दूरी लिया जाना है, यहाँ से लिया जाना है सेंटर से, और ये r दूरी है। तो आपको याद होगा कि मैंने क्या पढ़ाया था कि एक्सियल पॉइंट वो है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट पैरेलल हो, और ट्रांसवर्स पॉइंट अगर लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। अब यहाँ पे E का मान अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/4πε, यही था। जैसे वहाँ पे क्या है, μ0/4π, तो 4π तो रहेगा। मैग्नेट है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है μ0, और अगर इलेक्ट्रिक है तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है ε0। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेट में कोई अंतर थोड़ी है, एक आता है तो दूसरा अपने आप दौड़ा चला आता है। अब वहाँ पे 2m है, तो बच्चों यहाँ पे जब 2m है तो यहाँ पे 2m, यहाँ पे भी 2m जैसा होगा, तो 2 और लेकिन m नहीं होगा, P/r³। ये आपने पढ़ा था। तो एक ही कहानी, एक ही जैसी सारी बातें चल रही हैं। अब कुछ रिजल्ट भी अगल बगल हम लिख दें। ये तो बच्चों ये सारे रिजल्ट्स हो गए, कंपैरिजन हो गया एक तरह से। अब कुछ चीज़ें और यहाँ पे लिख के तब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था फोर्स, तो F बराबर हम लोगों ने निकाला था, उसमें याद करो तो लिखा था P इंटू d/dr cos थीटा। याद आ रहा? तो याद आ रहा तो यहाँ भी लिख दो m और dB/dr और cos थीटा, ये लिख दो। जहाँ फोर्स की ज़रूरत पड़ेगा हम इसका यूज़ कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल अगर लिखना हो, मन कर रहा हो तो लिख भी लें। जैसे ये दो मैग्नेट है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है, इसके बीच का सेपरेशन r है, तो इसमें फोर्स कौन सा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ के सामने साउथ है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। आपने F का मान इसमें लिखा था 6P1P2 लिखा था, याद आ रहा? तो यहाँ पे 6P1P2, तो आज समय बदल गया, 6m1m2 होगा। और बच्चों और क्या था, हाँ 4πε भी था। तो जब 4πε भी था तो उसकी जगह 4π तो ठीक है, लेकिन नीचे एप्सिलॉन नॉट था, तो इसमें क्या हो जाएगा, μ0 हो जाएगा। 6m1m2/r⁴ रहा होगा, याद आ रहा है? 1/4πε 6P1P2/r⁴, तो 6m1m2/r⁴ हो गया। कहने का मतलब है कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का चैप्टर खोल लीजिए और जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक है वहाँ काट काट कर मैग्नेटिक लिख दीजिए,
और जहाँ P है वहाँ M लिख दीजिए, जहाँ E है वहाँ B लिख दीजिए, जहाँ अपसाइलेंट नॉट है उसकी जगह उल्टा 1/μ0 कर दीजिए। इसके बाद पूरा इलेक्ट्रिक का चैप्टर मैग्नेट बन गया। तो एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, पढ़े थे, मैंने आपको कहानी समझा दिया, आप समझ लो पूरा पढ़ लिए। अब उसे पढ़ाना तो नहीं है, अब आपने देखो एक चैप्टर पढ़ा था, दूसरा तुरंत ही पढ़ लिया। तो आप कितने विद्वान हैं, तुरंत पढ़ लिया। अब आप एक बात और बताइए कि यहाँ पे जब हम टार्क निकालते थे, टार्क वहाँ पे, तो टार्क का फार्मूला क्या होता था? टार्क आता था P क्रॉस E या P साइन थीटा। तो यहाँ पे टार्क बराबर क्या लिखोगे? MB साइन थीटा। एक दिन आपको जब पढ़ा रहा था मैं, बैठा लो जी, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, देखते हो बच्चे आ रहे हैं, बैठना है। इसके बाद भी बॉडी में इतनी इनर्शिया है, कि थोड़ा सा इधर उधर खिसक नहीं पाते। सुबह उठा करो, योगा किया करो। अब देखो टाउ बराबर यहाँ पे MB साइन थीटा लिखा है। अब ये उसी तरह से है, हमें जो बोल रहा था कि एक दिन जब आपको मैं गैल्वेनोमीटर पढ़ा रहा था तो लिखा था कि गैल्वेनोमीटर बेस्ड ऑन टार्सनल पेंडुलम, और टाउ बराबर C थीटा लिखा था। और उस समय टाउ का एग्जाम्पल में मैंने लिखा था टार्क होता है MB साइन थीटा, और मैक्सिमम टार्क लिखा जाए थीटा 90 होगा, तो टाउ बराबर MB लिख दिया था, डायरेक्ट लिख दिया था। और देखो आज आप पढ़ रहे हैं, ये उस दिन लिखा था। और M की जगह आपने क्या लिखा था? करंट इनटू एरिया लिखा था, NIA। और मैग्नेटिक मोमेंट आज यही तो पढ़ रहे हैं ना कि करंट इनटू एरिया है, तो अगर N टर्न है तो NI और इनटू एरिया, तो M बराबर NIA उस दिन लिखा था। आज आप पढ़ रहे हैं उसी चीज़ को। तो बच्चों अगर इसको वेक्टर में लिखना है आपको, तो टाउ बराबर क्या लिखोगे? M क्रॉस B। अब जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा तो हम इलेक्ट्रिक के सपोर्ट से लिख लिया करेंगे। इलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट हमें है तो उसी को देख के और थोड़ा सा अकल लगाएंगे तो आ जाया करेगा। आप एक और लिखे थे पोटेंशियल एनर्जी, याद करो। U बराबर क्या था? माइनस P कॉस थीटा। और आपको पढ़ाया था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाए तो इक्विलिब्रिया कौन सा होगा? स्टेबल। वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है, मैग्नेट में पढ़ा है, कई जगह पढ़ा है, इलेक्ट्रिक में पढ़ा है, आज भी वही कहानी होगी। तो अगर माइनस में पोटेंशियल एनर्जी आ जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रिया होगा कि स्टेबल? स्टेबल होगा। अगर माइनस में पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आ जाए, नेगेटिव वैल्यू, फार्मूला का चक्कर छोड़ो, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रिया, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रिया। और अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो टार्क जीरो भी होना चाहिए। क्या जीरो होना चाहिए? टार्क भी जीरो होना चाहिए। अब टार्क जीरो होने के लिए थीटा का मान जीरो होना चाहिए। अब थीटा का मान जीरो होने के लिए या तो थीटा 0 डिग्री हो और या तो थीटा पाई हो। इसका मतलब M और B या तो पैरेलल हो और या तो एंटी पैरेलल हो, तभी वो इक्विलिब्रियम होगा। अब इक्विलिब्रियम कौन वाला है? पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेना। U का मान अगर यहाँ पे लिखा जाए माइनस MB कॉस थीटा। अगर थीटा का मान 0 हो जाए, अगर बच्चों थीटा का मान 0 हो जाए तो टार्क भी 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, इसलिए इक्विलिब्रिया स्टेबल होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप ये बताना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम आने की कंडीशन क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम आने की कंडीशन होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे हो जाए? पैरेलल हो जाए। थीटा 0 का मतलब है कि दोनों पैरेलल हो जाए। इसका मतलब ये ऐसा हुआ, देखो चित्र बना के दिखाता हूँ। ये मान लीजिए कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है
और इसमें मैंने इस मैग्नेट को रख दिया जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। तो इसमें जो मैग्नेट यहाँ पे रखा पड़ा हुआ है ये इक्विलिब्रियम में है। और कौन वाला इक्विलिब्रिया है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझ आ रहा? अब यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर हम यहाँ पे u का मान निकाल लें तो u का मान क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का मल्टीपल हो जाएगा। थीटा तो 0 है ही है। समझ आ रहा? और अगर टार्क निकाल लो तो एम बी साइन थीटा हो जाएगा, एम बी साइन 0 बराबर 0 हो जाएगा। ये बात हो। अब बच्चों अगर थीटा का मान पाई हो जाए 180, थीटा का मान अगर पाई हो जाए तो टार्क तो 0 होगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और ये इक्विलिब्रिया को हम लोग कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रिया। तो कभी कभी पेपर में आप लोगों से यही इतना पूछ लेता है कि इक्विलिब्रियम कब आएगा। तो अब इक्विलिब्रियम कब आएगा उसको ढूंढने बाजार में मत जाना, तुरंत समझ लेना कि टार्क 0 होगा। टार्क 0 होने का 2 ही केस है, या तो थीटा 0 होगा या तो थीटा पाई होगा। अब जो केस होगा उसके हिसाब से कौन इक्विलिब्रिया है पता चल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पेपर में रहता है, नीट के एग्ज़ाम में बहुत आता है और बच्चे इसे रटा करते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। फिजिक्स है ना, ये बायोलॉजी नहीं है। अब देखो यहाँ पे इधर की तरफ अगर हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा और यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा 180 डिग्री। और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। समझ आ रहा? तो ये मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल से मैग्नेट को भी समझ सकते हैं, उसी तरह के सारे फार्मूला यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों एकदम सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टैटिक के, इसलिए मैग्नेट अगर आप ना पढ़ें और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के जाएं तो एग्ज़ाम के लिए फिर आपने कोई तैयारी नहीं किया है, केवल आपने फॉर्मेलिटी किया है और उसका रिजल्ट वही होना चाहिए जो हो जाता है। इसलिए एक लाइन को पढ़िए और उसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाए उसे समझ लीजिए, तो कई चैप्टर एक साथ तैयार हो जाते हैं। आगे बढ़े। तो ये तो मैंने अभी कंपेयर करा रहा था कि कौन किसके इक्विवेलेंट है, ये सब बात हो गई। तो बच्चों लोग अब थोड़ा कुछ बात और हमें बता दीजिए, तभी आगे बढ़ना शुरू करें। अब कुछ रिजल्ट आपको बताना होगा। सभी लोग यहाँ पे कंसंट्रेट रहें और देखें। मैंने ये मैग्नेट लिया, आपके पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है और इसके बीच का जो सेपरेशन है r है। बच्चों एक बात बताओ कि मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा किधर होगा? नॉर्थ से साउथ की ओर कि साउथ से नॉर्थ? जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो उधर ही होता है। तो ऐसे यहाँ पर भी मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा किधर होगा? साउथ से नॉर्थ की ओर। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है, यहाँ डायरेक्शन अगर लगाएं तो साउथ से नॉर्थ की ओर होगा। ये हो गया। अब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा। बच्चों प्लस साइन होगा कि माइनस साइन होगा? फोर्स में माइनस साइन होगा कि प्लस साइन होगा? साइन प्लस होगा कि माइनस? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अट्रैक्शन फोर्स है कि रिपल्सन। अगर नॉर्थ के सामने नॉर्थ है तो रिपल्सन है,
और अगर नॉर्थ के सामने साउथ है तो रिपल्सन नहीं अट्रैक्शन है, और अगर अट्रैक्शन है तो वहाँ पे माइनस होता है, और रिपल्सन है तो वहाँ पे प्लस होता है। तो बताओ एफ में कौन सा साइन लगेगा? प्लस लगेगा, माइनस लगेगा। वैल्यू म्यू नॉट अपान 4 पाई 6 m1 m2 अपान r पावर 4। अगर ये माइनस साइन आपको नहीं लिखना है तो फिर ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। तो हम क्यों वेक्टर में ब्रैकेट में लिखने का ध्यान रखें? अरे लगा दो माइनस प्लस, इसीलिए तो यूज करते हैं। माइनस का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स, प्लस का मतलब है रिपल्सिव फोर्स। बच्चों दूसरी बात बताना, टार्क का मान क्या होगा? टार्क का मान, अब टार्क का मान क्या होगा? अगर ये इन डाउन पोजीशन में है तो पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड B1 इधर होगा। इन डाउन अभी आपने पढ़ा है, एक्सियल पोजीशन पढ़ा है, और एक्सियल पोजीशन में आपने यही पढ़ा है कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों अगर यहाँ पे दोनों एक ही तरफ है तो थीटा का मान 0 है, और अगर थीटा का मान 0 है तो टार्क का मान अगर लिखना है तो m2 इंटू B1, और दोनों के बीच का एंगल 0 बराबर 0 हो जाएगा। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए U का मान, तो U का मान आप लिखोगे m2 इंटू B1 और cos थीटा माने cos 0। बच्चों ये लिखोगे, माइनस m2 तो मैंने लिख दिया, अब B1 आप बताना। अभी आपने B का फार्मूला लिख के आया है, वही B का फार्मूला जो आपने लिखा है उसी को पढ़ के सुना दो। क्या पढ़ा है? म्यू नॉट अपान 4 पाई और 2m अपान r क्यूब। ये देखो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, माइनस म्यू 0 अपान 4 पाई 2m1 m2 अपान r क्यूब। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा से लिख सकते हैं, देखने में अच्छा लगे ऐसे लिख सकते हैं। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m1 m2 अपान r क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। बच्चों ये बात हो गया 2m1 m2, ये कैपिटल M2 स्मॉल नहीं है, ऐसे साइन वाइन देख लिया करो, ये M2 है। ये बात हो गई। एक मैं वैल्यू और लिखूंगा और उसको भी आप ऐसे ही ना, ऐसे अपने आप सब लोग पढ़ के सुनाना, बताइएगा।